उसने ट्रांसफॉर्मर्स के निर्माता क्विंटेसा को देखा। साइबरट्रॉन को पुनर्जीवित करने के लिए क्विंटेसा ने ऑप्टिमस प्राइम को पूरी तरह से अंधकारमय बना दिया और उसे पृथ्वी लौटने के लिए नियंत्रित किया, जहां उसे ऊर्जा का स्रोत खोजना था। धरती की ऊर्जा को अवशोषित कर साइबरट्रॉन ग्रे को पुनर्जीवित करना है, लेकिन इसकी कीमत पृथ्वी का अंत है और यह साइबरट्रॉन को तेजी से पृथ्वी की ओर खींच रहा है। इस आपदा को रोकने वाले केवल 2 लोग हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की डॉक्टर शाओ वेई और नाइट बैच के प्राप्तकर्ता केड। क्योंकि शावी ऊर्जा राजदंड की स्वामिनी है, वह पृथ्वी पर मर्लिन की इकलौती वंशज है। केवल उसके खून से ही राजदंड को नियंत्रित किया जा सकता है और अद्वितीय शक्ति हासिल की जा सकती है। दूसरी ओर केड को उसकी न्यायप्रिय प्रकृति के कारण शूरवीर का प्रतीक मिला और वह अंतिम शूरवीर बन गया। ट्रांसफॉर्मर्स के गुप्त संरक्षक ओल्ड व्हाइट ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सबसे पहले उन्हें ऊर्जा राजदंड को खोजना था, जो मर्लिन की मृत्यु के साथ ही गायब हो गया था। इस समय उम्मीद की किरण केवल मेर्लिन के एकमात्र वंशज शियाओ वेई पर ही टिकी हुई है, लेकिन वे अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाए थे कि शत्रु तेजी से अपनी सेना लेकर आ धमका और वहां का घेरा कस दिया। उन्होंने उन्हें मिटाने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया। बुलडॉग अपनी शक्ति दिखाने ही वाला था कि तभी उसके पैरों की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। हॉट रोड ने तुरंत समय स्थिरता बंदूक निकाल ली, जो विस्फोट के दायरे में गति को धीमा कर सकती थी। ये एक अद्वितीय टेंशन है। सभी लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर महल से भागने लगे और अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसी समय ओल्ड व्हाइट को साइमन का फोन आया। उन्होंने ओल्ड व्हाइट को बताया कि शहर के केंद्र में स्थित पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक है। उसमें लिखा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष की भूमि का रहस्य है। वो 6 कोने अंतरिक्ष की भूमि के पुनर्जीवित होने के संकेत हैं। पृथ्वी और साइबरट्रॉन स्टार प्राकृतिक दुश्मन हैं। वे एक दूसरे की ऊर्जा को अपने लाभ में बदल सकते हैं। यह एक प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है। उसने यह भी बताया कि जब महाद्वीपों की प्लेटें अलग नहीं हुई थीं, तब उसे अंतरिक्ष की भूमि कहा जाता था। पंगु महाद्वीप की धरती के कोने एक वृत्त बनाते हैं और उसके केंद्र में है स्टोनहेंज, जो निश्चित रूप से साधारण नहीं है। इस समय कैडे और छोटी वी भी घर लौट आए। उन्होंने घर की एक पुस्तक में क्लब की जानकारी पाई, जो नेवी म्यूजियम थी। उन्होंने तुरंत ये खबर पुरानी व्हाइट को दी। इसके बाद एक तेज और फ्यूरियस स्ट्रीट चेज के दौरान गियर एक पॉकेट से एक तेजी से जवाब देने वाली टीम की गाड़ी को उल्टा कर देता है। गाड़ी 12 बार पलटकर पूरी टीम को खत्म कर देती है। वे दुश्मनों से सफलतापूर्वक बच निकल गए। वहीं दूसरी ओर बम्बलबी ने अपनी नवीनतम कौशल का उपयोग करके अधूरी रूपांतरण स्थिति में एक ही धमाके में बैरिकेड को उड़ा दिया, जिससे वह पूरी तरह से अपनी लड़ने की क्षमता खो बैठा, जब तक वे अधमरे नहीं हो गए थे। बातचीत से परे ओल्ड व्हाइट ने भारी रकम खर्च करके एक न्यूक्लियर सबमरीन खरीद ली और कैड तथा अन्य लोगों को शक्तिशाली डंडे की खोज जारी रखने के लिए कहा, जबकि वह खुद स्टोनहेंज की ओर एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ा। जैसे ही छोटे वी ने नियंत्रण लीवर पर अपने हाथ रखे, एक अद्भुत घटना घटी। ये सोचा नहीं गया था कि दूसरा विश्व युद्ध का यह पुराना उपकरण अभी भी चालू हो सकता है। असल में वह भी एक ट्रांसफॉर्मर था। उसके बाद सबमरीन बिना किसी चालक के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में गहराई में डूब गई और बम्बलबी उसके ऊपर सवार होकर निगरानी कर रहा था। पर अगली ही क्षण उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गहरे समुद्र के काले तल पर एक विशाल विदेशी जहाज शांतिपूर्वक लेटा हुआ था। एक विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान चमत्कारिक रूप से समंदर के तल में प्रकट हो गया, जिसे देखकर कैड और उसके साथी हैरान रह गए। असल में यह वही यान था जिसमें 12 शूरवीर पृथ्वी पर आए थे। यह यान मानव चेतन था। उसने कैड और अन्य लोगों को भीतर जाने दिया और फिर द्वार बंद कर दिया। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि 1 किलोमीटर गहरे समुद्र में यह यान पूरी तरह से जलमग्न नहीं था और भीतर कामगारों के लिए सांस लेने हेतु ऑक्सीजन भी उपलब्ध थी। इस दौरान उसी समय ऑप्टिमस प्राइम को 2 मोटी लोहे की जंजीरों से एक स्टील के खंभे पर बांध दिया गया था, जिसके ऊपर बिजली का प्रवाह हो रहा था। क्विंटेसा के लगातार जबरदस्ती ब्रेन वॉश के तहत ऑप्टिमस प्राइम पूरी तरह से बुराई की ओर मुड़ गया था और उसे एक नया नाम दिया गया था, डार्क ऑन्ड्रियन। क्विंटेसा साइबरट्रॉन को प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से पृथ्वी की ओर नियंत्रित कर रही थी। इस समय पृथ्वी के लोग चौंक गए जब उन्होंने आकाश में 2 चंद्रमाओं को देखा, जिससे बहुत अधिक भय और आतंक फैल गया। इसी समय साइबरट्रॉन ने चंद्रमा से टकरा गई थी। आधा दिन भी नहीं लगेगा जब वो धरती तक पहुंच जाएंगे। तब क्विंटेसा अपनी छड़ी का उपयोग करके पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी और न केवल वह खुद को मजबूत बनेगी, बल्कि साइबरट्रॉन ग्रह को भी उसकी पूर्व की महिमा में पुनः स्थापित कर देगी। दूसरी ओर कैड और उनके साथी गलती से एक रहस्यमय मकबरे पर जा पहुंचे। वहां वाइवी ने जमीन पर बने चिन्हों को देखा, जो काफी अनूठे थे, और उसने दोनों हाथों से उन पर दबाव डाला। उसके बाद चमत्कार हो गया और एक पत्थर का ताबूत जमीन से ऊपर उभर आया। हाँ, ये मर्लिन का ताबूत था। तो उन्होंने मिलकर ताबूत का ढक्कन खोला और इस बात को सुनिश्चित किया। पर भीतर वह बहुप्रतीक्षित राजदंड नहीं था, केवल एक सड़ी हुई लकड़ी की डंडी थी, जिसे देखकर केडे काफी नाराज हुआ। फिर वह ऊंचाई पर चढ़कर आगे खोज करने लगा। उसे क्या पता था कि यह एक जीवित ट्रांसफॉर्मर है, जो साइबरट्रॉन से आए उन 12 ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है। वे सभी लोग जो राजदंड को छीनने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें भी तुरंत वहां से जाना होगा। वे ट्रांसफॉर्मर्स पर दीवानगी से हमला करने लगे, लेकिन उनके लिए बुलेट्स का कोई असर नहीं था। उनकी धातु की त्वचा पर यह बेअसर थे और इसने अन्य ट्रांसफॉर्मर्स को भी जगा दिया, जिन्होंने तेजी से हमला कर जवाब देने का मौका नहीं दिया। तभी शॉवे ने जमीन से राजदंड उठाया। सचमुच जैसे कि कहा जाता था, केवल मर्लिन के वंशज ही इस राजदंड को सक्रिय और उपयोग कर सकते थे, परंतु यह तो आखिरकार क्विंटेसा की वस्तु थी। इसे सक्रिय करते ही दूरस्थ क्विंटेसा ने इसे महसूस कर लिया। उसी समय समुद्र के तल पर पड़ी रीढ़ी विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान अचानक ऊपर उठने लगी। जब 12 नाइट्स अजेय थे, तभी एक गोला उनमें से एक को लगा और दूसरा एक तीर से कमर तक काटा गया। असल में ये तो काली छाया वाले ऑटोबॉट्स प्राइम और नखून थे, जो वापस आ गए थे। अपनी पुराने जीवन मरण के साथ ही हाइड का सामना करते हुए हाइड ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये निश्चित रूप से ऑटोबॉट्स प्राइम नहीं है। नखून क्रूरता से आगे बढ़ा और लिटिल वाई से हाथ में पकड़ाई छड़ी को सौंपने को कहा। अपार शक्ति के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने हार मान ली। हाइड ने मजबूरी में लिटिल वाई को वह छड़ी सौंपने दी। इस समय बम्बलबी पूरी तरह से अवाक था। ऑटोबॉट्स के नेता प्राइम के इस कदम को वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। नखून के आने तक
बम्बलबी फिर भी करने का फैसला करता है और जैसे ही जहाज उड़ान भरता है समुद्र के अंदर धाराएं तेज हो जाती हैं। ऑप्टिमस प्राइम और उनका साथी समुद्र से पानी की सतह पर लड़ाई करते हुए निकलते हैं, लेकिन पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके ऑप्टिमस प्राइम की लड़ाई क्षमता अब दोगुनी हो गई है जो उनके पुराने प्रतिद्वंदी थे। वू काय के पास अब कोई भी फायदा नहीं रहा, यहाँ तक कि उसके पंख भी ऑप्टिमस प्राइम द्वारा छीन लिए गए। बम्बलबी तुरंत युद्ध मोड में चला गया। जब केड ने देखा कि पुराने अच्छे दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं तो उन्होंने इस पहले के प्रिय ऑटोबोट नेता को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस समय बम्बलबी बहुत गुस्से में था और केड को लगभग मारने ही वाला था। तभी जहाज समुद्र से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ गया और दोनों भाई एक ढलान पर लुढ़क गए। बिल्कुल भी नहीं बचा, वे एक दूसरे को जोरदार मुक्का मार रहे थे। बम्बलबी को ऑप्टिमस प्राइम ने पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, फिर उसके सिर की ओर एक वार किया। हालांकि वह रुका नहीं जा सका, लेकिन बम्बलबी में अब प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी और जब वह जीवन और मृत्यु के कगार पर था तभी बम्बलबी ने एक लंबे समय बाद अपनी आवाज निकाली। अंधकार में डूबे हुए ऑप्टिमस प्राइम ने अपने पुराने भाई बम्बलबी पर सबसे शक्तिशाली वार कर दिया। जीवन और मृत्यु के इस संकट के क्षण में बम्बलबी ने लंबे समय बाद आवाज निकाली, आई एम कॉम्बो बी। जब से बम्बलबी का वॉइस बॉक्स बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ है उसे बोले हुए 30 साल हो गए हैं। अपने पुराने साथी से ये आवाज सुनकर ऑप्टिमस प्राइम के भीतर की संवेदनशील समझ फिर से जाग उठी। बिखरे हुए पुर्जे फिर से बम्बलबी के शरीर पर लौट आए। इस दौरान विदेशी अंतरिक्ष यान दूर उड़ने लगा। पुनः सचेत हुए ऑप्टिमस प्राइम ने अत्यधिक ग्लानि महसूस की और अपनी तलवार छोड़कर जाने का प्रयास किया। तभी एक गोले ने उन्हें नीचे गिरा दिया। असल में ये मेगाट्रॉन और नाइट्रोजन यूनिवर्स थे जिन्होंने ऊर्जा का डंडा लेने के बाद फाइटर जेट में बदलकर यहाँ से भाग निकला। इससे पहले कि ऑप्टिमस प्राइम खड़े हो पाते 12 संरक्षक वहाँ पहुँच गए। उन्हें पता नहीं था कि ऊर्जा का डंडा पहले ही मेगाट्रॉन द्वारा ले लिया गया है। स्वाभाविक रूप से उन्हें ऑप्टिमस प्राइम से हिसाब किताब करना था। उन्होंने ऑप्टिमस प्राइम पर एक के बाद एक हथियारों से हमला किया। इस समय ऑप्टिमस प्राइम अपनी काली रूपांतरण और ग्लानि में फंसा हुआ था और वह बच नहीं सका। पूरी तरह से हिम्मत खो चुके थे और जैसे ही 12 योद्धा घातक वार देने वाले थे, घबराहट में कैड ने नाइट्स की तलवार सक्रिय कर दी। मानव शरीर से उसने 12 योद्धाओं के घातक प्रहार को रोक लिया। नाइट्स की तलवार ने उन योद्धाओं की सोई हुई यादों को जागृत कर दिया और खून से बनी पुरानी शपथ फिर से उनके दिमाग में ताजा हो गई। इस समय ऑप्टिमस प्राइम को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने उस विश्वास को पुनः याद किया कि उसे पृथ्वी को और इस भूमि पर रहने वाले मानवों को बचाना है, क्योंकि यह भी उसका घर है। उसके नेता के गुण फिर से लौट आए ताकि वह अपने साथी के साथ एकजुट हो सके। उसी समय साइबरट्रॉन ग्रह पहले ही पृथ्वी पर आ चुका था और मेगाट्रॉन भी स्टाफ लेकर स्टोनहेंज पहुंच चुका था। क्विंटेसा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उनसे पहले ही सर एडमंड बर्टन अपनी सेना के साथ वहां घात लगाए हुए थे और मेगाट्रॉन आदि पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। एक भयंकर गोलीबारी के बाद मेगाट्रॉन को एहसास हुआ कि वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने सर एडमंड बर्टन को मार गिराया और साइबरट्रॉन की ओर उड़ चला ताकि स्टाफ को क्विंटेसा को सौंप सके। क्विंटेसा ने स्टाफ को इग्निशन रूम में लगाकर पृथ्वी की ऊर्जा को सोखने का काम शुरू कर दिया। मानव युद्धक विमान उड़ाकर इग्निशन कक्ष के पास जाने और उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें मेगाट्रॉन के तीव्र हमले का सामना करना पड़ा। संकट के इस क्षण में 12 वॉरियर्स ने फिर से 3 सिर वाले ड्रैगन का रूप धारण किया। हजारों वर्षों के बाद उन्होंने फिर से अपनी अत्यधिक शक्ति दिखाई, जिससे दुश्मनों को पराजित कर सभी को इग्निशन कक्ष तक पहुंचाया। लेकिन ऐसी शक्तिशाली उपस्थिति के सामने जैसे कि नरक राक्षस, सभी के पास सिर्फ मार खाने का विकल्प था। यहाँ तक कि अगर 5-5 की बराबरी भी होती तब भी कोई उपाय नहीं था, बस ध्यान देना ही एकमात्र विकल्प था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में ऑप्टिमस प्राइम 3 सिर वाले ड्रैगन पर सवार होकर आकाश से उतरे। ये ऑप्टिमस प्राइम का चमकदार पल था। उन्होंने एक तलवार हमारे दिल में भोंक दी। उसने उसे 6 छोटे नरक राक्षसों में विभाजित कर दिया। छोटे नरक राक्षसों ने सोचा कि वह ऑप्टिमस प्राइम को घेर लेंगे, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की तलवार की एक ही वार में छोटे नरक राक्षस तुरंत ही खत्म हो गए। जब लंबे समय तक हमला करने के बाद सफलता नहीं मिली तो पृथ्वी के लाखों लोगों के लिए सरकार ने अंतिम योजना शुरू की और एक परमाणु बम को इग्निशन रूम की ओर ताका। लेकिन इग्निशन रूम नष्ट नहीं हुआ, बल्कि धरती की ओर गिरने लगा। सभी लोग ढलान से तेजी से नीचे फिसलने लगे। सौभाग्य से यहाँ इग्निशन प्लेटफॉर्म बीच हवा में फंस गया। कैट और बाकी लोग ऑटोबॉट्स के साथ इग्निशन रूम तक पहुंचे। उधर मेगाट्रॉन अभी भी जोरदार प्रतिरोध कर रहा था। हॉट रॉड ने तुरंत एक समय स्थिरता विस्फोटक दागा और फोन लाइन ने मौके का फायदा उठाते हुए मेगाट्रॉन को गोली मारकर उड़ा दिया। बम्बलबी भी आगे बढ़कर हमला करना चाहता था। मदद करने आए, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वेई जेंटियन ने आसानी से पकड़ लिया। संकट की घड़ी में किंग टियानजू ने एक तीर से वेई जेंटियन की एक बांह काट दी और फिर एक लात मारकर उसे दूर उड़ा दिया। इस समय छोटी भी आगे बढ़कर राजधान पकड़ लेती है, लेकिन फिर से इंजन प्लेटफॉर्म गिरने लगती है और छोटी भी का पकड़ छूट जाता है। ये देखकर बम्बलबी उसे वापस लात मारकर ऊपर भेज देता है। इसके बाद कैट पूरी ताकत से प्रयास करता है और छोटी भी सफलतापूर्वक फिर से राजधानी को पकड़ लेती है। इसी बीच ऑप्टिमस प्राइम ने पीछे से क्विंटेसा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि वे खुद नियंत्रित हो जाएंगे। तभी बम्बलबी ने पीछे से फायर किया और क्विंटेसा गायब हो गई। इस दौरान छोटी भी ने सफलतापूर्वक छड़ी को खींच निकाला और मंत्रणा खत्म हो गई, जिससे पृथ्वी पुनः सामान्य हो गई। लेकिन केड और उसके साथी अब भी तेजी से गिर रहे थे। हॉट रॉड ने जल्दी से टाइम स्टॉप गन चलाई और ऑप्टिमस प्राइम तुरंत नीचे की ओर झपटते हुए उन दोनों को पकड़ लिया। उसी समय इग्निशन स्टोन पूरी तरह से जमीन पर गिर गया, जिससे धूल का गुब्बार उठ गया। जब सभी लोग शोक में डूबे हुए थे, एक धूल से भरा ट्रक मलबे के बीच से निकल आया। उन्होंने एक बार फिर मानवता को बचा लिया। सूर्यास्त की लालिमा में वे बहुत महान लग रहे थे, मानो खतरा टल गया हो। संकट टलने के बाद ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स को लेकर अपने गृह साइबरट्रॉन लौट आए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेगिस्तान की गहराई में स्थित एक कोने में क्विंटेसा जैसी दिखने वाली एक व्यक्ति अचानक दिखाई दी। इस दृश्य को देखकर यह एहसास होता है कि कहानी का अंत नहीं हुआ है और शायद आगे भी कुछ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह अनुभव बहुत अच्छा था और अगर किसी को पसंद आया हो तो वे मूल फिल्म देख सकते हैं।